हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 2 जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लेटेस्ट नॉर्म्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट? फर्स्ट, it requires opinion of one registered medical practitioner for termination of pregnancy up to 20 weeks of gestation. Second, it states that the name and other particulars of a woman whose pregnancy has been terminated shall not be revealed. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है उसको रिसेंटली फरवरी 2020 में अमेंड किया गया था। तो ये फर्स्ट जो है उसका अमेंडेड प्रोविजन है कि अगर 20 वीक तक की जेस्टेशन पीरियड से अगर हम मेडिकल प्रेगनेंसी गने तो उससे क्या होगा कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर ये रेकमेंड करता है कि ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना चाहिए तो ये अलाउड है। अर्लियर द प्रोविजन वाज फॉर 24 वीक्स एंड इट रिक्वायर्ड 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू गिव दैट ओपिनियन। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि जिस पर्टिकुलर वुमन की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की गई है उसके नाम एंड अदर डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट कि उनके जो क्लोज रिलेटिव है तो उनको वो डिक्लेयर की जा सकती है। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का केस चल रहा है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो न्यूज में है। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about Zuko Valley? First, it is located at the border of the states of Assam and Arunachal Pradesh. Second, recently it has been in news because it has recorded highest cover of tropical evergreen forest in any valley. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ये जुको वैली जो है इट इज लोकेटेड एट द बॉर्डर बिटवीन मणिपुर एंड नागालैंड। ये नागालैंड एंड मणिपुर के बीच की जो बॉर्डर है वहां पे ये वैली लोकेटेड है और रिसेंटली ये इस वजह से न्यूज में है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। वहां पे अभी फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, तो इस वजह से ये वैली न्यूज में है। सो आंसर है डी, नाइदर 1 nor 2। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो इंडियन एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर्स सेंड किए हैं टू टेम दी वाइल्ड फायर कॉज्ड इन दी जुको वैली। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट recommendations of report of National Commission on Farmers? First, agriculture should be listed in the central list of the 7th schedule. Second, land reforms are necessary to address the basic issue of access to land for both crops and livestock. And third, prevent diversion of prime agricultural land and forest to corporate sector for non-agricultural purposes. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स जो है 2004 में बनाया गया था एंड इट वाज चेयर्ड बाय प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जिन्होंने काफी सारी रिकमेंडेशंस दी थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब उन्होंने ये कहा था कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है विच इज करंटली अंडर द स्टेट लिस्ट, तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड करना चाहिए। द सब्जेक्ट एग्रीकल्चर शुड बी लिस्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट लिखा है इसलिए ये गलत होगा। सेकेंड इज करेक्ट कि इंडिया के अंदर लैंड रिफॉर्म्स जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए गए हैं दे आर इनएडिक्वेट, और जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो उनको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो दीज आर नेसेसरी टू एड्रेस द इश्यू ऑफ एक्सेस टू लैंड फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। ये भी करेक्ट है। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको किसी भी, या फिर फॉरेस्ट लैंड, तो उसको कॉर्पोरेट सेक्टर को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो ये आंसर होगा बी, सेकेंड एंड थर्ड। और भी काफी सारी रिकमेंडेशंस थी, अगर आप PRS इंडिया पे फाइंड करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। सो अभी फार्मर्स एंड गवर्नमेंट के बीच में जो डेडलॉक सेट हुआ है
तो उसके चलते ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, जिसके अंत में ये कहा गया है कि जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स विच वाज चेयर्ड बाय प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, उसके अंदर इसके सॉल्यूशंस काफी है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ चीजें इंप्लीमेंट नहीं की, तो वहां से इसके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? First, leopard population in the country has been declining. Second, habitat loss due to mining and quarrying is one of the major threats to leopard population. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज रिसेंटली ये जो रिपोर्ट आया है, ये कल के न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जिसमें ये बताया गया कि 2014 से अब तक 4 साल के अंदर लेपर्ड पॉपुलेशन जो है वो 60% इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि उसका ट्रेंड जो है वो डिक्लाइनिंग है, इसलिए ये गलत होगा। लेपर्ड पॉपुलेशन इंडिया में इंक्रीज हो रही है। अब उसके थ्रेट्स की बात करें तो इस आर्टिकल में आपको एंड में मिलेंगे कि हैबिटाट लॉस ड्यू टू माइनिंग एंड क्वेरिंग, पोचिंग फॉर बॉडी पार्ट्स, mortality due to vehicular collision and retaliatory killing due to human leopard conflict and accidental deaths due to snare set for catching wild prey। तो ये सब उसके थ्रेट्स है लेपर्ड्स को। ये पूरे जो अभी रिपोर्ट आया है कि लेपर्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसके पूरे ट्रेंड को इस आर्टिकल में एनालाइज किया गया है। सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। Fifth question, which of the following statement is or are correct about Special Marriage Act? First, it was enacted to facilitate the marriage of couples professing different faiths and preferring a civil wedding. Second, couple should not be within the degrees of prohibited relationship. And third, parties to an intended marriage should give notice to the marriage officer of the district. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए बनाया गया कि जो लोग सिर्फ सिंपल सिविल वेडिंग को प्रेफर करते हैं और अलग अलग रिलीजन से आते हैं, तो वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू मैरिज कर सकते हैं। अब उसके अंदर जो कपल है, इट शुड नॉट बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मतलब कि वो जिस धर्म से आते हैं, जिस पर्टिकुलर रिलीजियन से आते हैं, उस रिलीजियन के अंदर ये रिलेशनशिप जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हिंदू रिलीजियन की बात करें तो वहां पे ब्रदर एंड सिस्टर दोनों के बीच में मैरिज नहीं हो सकते। तो इस टाइप के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है उसके मैरिजेस यहाँ पे नहीं हो सकते। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि जो भी दोनों पार्टीज है तो उनको मैरिज ऑफिसर को 30 दिन पहले एक एडवांस नोटिस देनी होगी। अगर 30 दिन के अंदर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मैरिज ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है और फिर जाके ये मैरिज जो है वो सोलमनाइज होते हैं। सो द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तो ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि हैज द स्पेशल मैरिज एक्ट फेल्ड टू प्रोटेक्ट इंटरफेथ कपल्स, विच टॉक्स अबाउट द रीसेंट इश्यू ऑफ इंटरफेथ मैरिजेस। ये एवरी सैटरडे जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आंसर का कॉलम आता है जिसके अंदर मोस्टली जो सोशल इश्यूज होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो इसके अंदर से काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स आपको मिल सकते हैं। एवरी सैटरडे इस टाइप का जो आर्टिकल आता है वो आपको पढ़ना चाहिए, आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिल सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ग्रीन क्लाइमेट फंड? फर्स्ट, इट वाज सेट अप इन 2010 under the UNEP, that is United Nations Environment Program's financial mechanism to channel funding from developed countries to developing countries. Second, the fund will promote the paradigm shift towards low emission and climate resilient development pathways. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। पूरा डिस्क्रिप्शन सही है, लेकिन ये ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का फाइनेंशियल मैकेनिज्म नहीं, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। उसका एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो मिलके डेवलपिंग कंट्रीज को फंड करेंगे टू मिटिगेट द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसलिए ये 2010 में बनाया गया था। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि यहाँ पे जो लो एमिशन क्लाइमेट है एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट, उनको बढ़ावा मिलेगा और उसके लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को।
सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। तो ये भी कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए, इंडिया को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेप दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये थर्ड स्टेप के अंदर क्लाइमेट फाइनेंसिंग को बताया गया है, जिसके अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड को भी ऐड किया गया है। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द क्लाइमेट एम्बिशन समिट called for enhancing adaptation financing by 50%. Second, India is currently a permanent chair of Coalition of Disaster Risk Reduction. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों के आंसर आपको इसी आर्टिकल में से मिलेंगे, जहां पे ये बताया गया है कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो है, उन्होंने कहा था कि करंटली जो क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए फंडिंग हो रहा है वो सिर्फ 20% है, 20%, विच शुड बी एनहांस टू 50%। तो ये करेक्ट होगा। एंड लास्ट ईयर जो यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट थी, उसके अंदर इंडिया ने ये कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया था, एंड इंडिया जो है इसका परमानेंट चेयर है। तो ये भी करेक्ट होगा। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। Eighth question, which of the following statement is or are correct about Chief Justice of High Court? First, he is appointed by the governor of the concerned state. Second, he is consulted by the governor while appointing judges of High Court. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनके लिए प्रेसिडेंट ही उनकी अपॉइंटमेंट करता है। एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ओनली। यहाँ पे अपॉइंटेड बाय गवर्नर लिखा है, इसलिए ये गलत होगा। सेकेंड जो है, सॉरी सेकेंड भी गलत होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉट, बिकॉज अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। अब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए वो रिकमेंडेशन ले सकते हैं गवर्नर की। और अगर हाईकोर्ट के जज की बात करें तो उसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो 2 लोगों की रिकमेंडेशन ले सकते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। और यहां पे क्या लिखा है कि गवर्नर जो है वो चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन लेते हैं। हालांकि ओरिजिनल में यहां पे गवर्नर की जगह क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो इसलिए ये गलत होगा। आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2। सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो अभी 4 नए हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस मिले हैं, इसलिए ये पोस्ट न्यूज में है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गिव अप्रूवल फॉर एनी कोविड-19 वैक्सीन? फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। एंड ऑप्शन डी, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, DGCI, सॉरी DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इट इज द फाइनल अथॉरिटी। और इन्होंने रिसेंटली ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे है कि इसको मंजूरी दे दी है बाय इट्स स्पेशल सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी। तो अब इंडिया के अंदर एक वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। ये इंडिजिनस नहीं है, इट इज डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका, but it will be supplied by the Serum Institute of India. 10th question, which of the following statement is or are correct? First, currently GST collection growth rate is more than 10%. Second, GST collection is at its highest level since its introduction. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आज के न्यूज़पेपर में आपको फ्रंट पेज पे मिलेगा जीएसटी कलेक्शंस टच एन ऑल टाइम हाई इन दिसंबर, जहां पे गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया है कि उसका ग्रोथ रेट जो है वो 12% है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि
हाईएस्ट मंथली जीएसटी किटी सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स इन 2017। तो मतलब कि जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है तब से सबसे ज्यादा कलेक्शन अभी हो रहा है, तो ये भी करेक्ट होगा। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।